हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं यतीश शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल टॉयल्सन ट्यूटोरियल्स YSMC के माध्यम से। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट किया, मोशन। तो मोशन पे वो फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मोशन के टाइप्स के बारे में बताया था। 1 डायमेंशनल मोशन किस तरह की होती है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चैप्टर था। जिस किसी ने भी वीडियो ना देखी हो तो इस वीडियो में मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम उससे आगे बढ़ते हैं। चैप्टर वही है मोशन, सेकंड वीडियो है मोशन पर। और ये चैप्टर जो है 9th क्लास और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो स्टूडेंट IIT जी और नीट लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको भी चैप्टर की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो उनके लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें यहां अब हम बताएंगे सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज, उसके द्वारा डिस्टेंस जितनी भी ट्रेवल की गई है उस ट्रेवल की डिस्टेंस की कंपेयर में बहुत ही स्मॉल हो तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कंसीडर करते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। एक बार फिर बताता हूं, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है एक गिवन टाइम में, उस डिस्टेंस के कंपेयर में उस ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ही छोटा हो, बहुत ही कम हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। जैसे कोई कार कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, मान लो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी, तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के कंपेयर में कार का साइज बहुत कम है, तो कार को हम क्या कंसीडर करेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लें इसकी। एन ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस it moves in a reasonable duration of time. For example, a car under a journey of several kilometers can be regarded as a point object. तो नोट करिए इसको। तो ये तो हुआ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद आता है स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? देखिए, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, उन्हें कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। जैसे बांस है, मान लो यही है, इसका जो भी वेट है, मास है, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी, कि ये इतने ग्राम का है, 10 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, 50 ग्राम का है, तो सिर्फ किसकी जरूरत है? मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा? स्केलर। ठीक है, इसी तरह से मास के अलावा स्पीड है, स्पीड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो स्पीड को डिनोट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है, तो स्पीड भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी लें तो वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन या 10 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ये क्या हुई? वेलोसिटी, जहां डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो वो क्या हो गई? वो कैसी क्वांटिटी हो गई? डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो कैसी क्वांटिटी होगी? वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसी तरह से एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वो भी कैसी क्वांटिटी होगी? वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो वो भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। जबकि डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो आगे अभी इसे डिस्कस करेंगे, पहले नोट कर लें।
quantities scalar quantities और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटीज which are represent by magnitude only. Are called as scalar quantities. यानी जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है वो क्वांटिटी कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटीज। इनके एग्जाम्पल मैंने बताए। स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल क्या थे? डिस्टेंस है, मास है, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटीज which are represent by magnitude and direction both are called as vector quantities। यानी वो क्वांटिटीज जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, वो कौन सी क्वांटिटी कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी। और ये होती है जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये होती है। देखिए कभी कभी क्या है कि मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। तो देखिए अभी मैंने बताया कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ध्यान दें इस बात को कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां एक बात निकल के आती है कि जो स्केलर वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन्हें के लिए एक चीज की और जरूरत होती है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। उसमें क्या है, दो तरह के रूल हैं, एक तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन और एक पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन। ठीक है, तो इनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एल्जेब्रिक सम को फॉलो करता है, ना कि वेक्टर सम को। ठीक है, तो इसलिए जो है इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो यहां बात निकल के आई हमारी कि वेक्टर क्वांटिटीज होने के लिए एक तो डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके साथ साथ वो किसको? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर बात? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हमने बताया वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है।
तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होती है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? एक तो होता है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें 2 एक्सिस हों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वो तो होता है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे ये है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, तो ये तो होगा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और एक होता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें 3 एक्सिस होंगे। तो देखिए, जैसे 2 एक्सिस, तो ये है एक ही प्लेन में, ये और ये। तीसरा इस तरह से होगा, ठीक है। ये जैसे रूम का कॉर्नर, रूम के कॉर्नर एक साइड ये होगी, एक ये और एक ये हाइट वाली। तो ये होता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें केवल 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, एक्स और वाई। जबकि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। देखिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर इसमें हम कोई पॉइंट कंसीडर करें तो उसके 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स और वाई। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये होता है ओरिजिन। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इसे कहेंगे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, जिसे आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में को आई से डिनोट करेंगे वेक्टर फॉर्म में, और इसको जे से। तो हमें पोजीशन वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करना है किस तरह से करेंगे? अगर 2 डायमेंशनल में तो एक्स आई प्लस वाई जे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और यही अगर 3 डायमेंशनल में होता तो 3 डायमेंशनल में ये 3 एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसमें कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे तो उसके 3 कोऑर्डिनेट हम लेंगे। कौन कौन से कोऑर्डिनेट? एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई, जेड। ये ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर पॉइंट का क्या हो जाएगा? आर। एक्स डायरेक्शन में आई कंपोनेंट, इसमें जे और इसमें के। तो जब पोजीशन वेक्टर को हम इसके कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करेंगे 3 डायमेंशनल में, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये ध्यान रखेंगे, 2 डायमेंशनल में पोजीशन को एक्स आई प्लस वाई जे से, और 3 डायमेंशनल में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एक वीडियो जो है हमारी वेक्टर पे रहेगी पूरी। वेक्टर किस तरह से होते हैं, कैसे उन्हें ऐड किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, वो पूरी वीडियो वेक्टर पर होगी। कुछ दिनों में वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ अभी मैंने बताया स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, तो पहले ये नोट कर लीजिए। इसके बाद बताते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो नोट करिए यहां तक। आइए अब देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके विद रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट या एक्सीलरेशन को डिफाइन करता है। तो ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली 2 तरह से के होते हैं। एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ओबे होता है, वो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जिसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ का ओबे नहीं होता, वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके विद रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन इनको डिफाइन करता है। तो ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम
उसके लिए क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ये दो तरह के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से होते हैं, जिनमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ओबे होता है, वो तो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जिसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ओबे नहीं होता है, वो होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस चीज को लिख लीजिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम with a clock with respect to which an observer can describe the position, displacement, acceleration of the body your object is called as frame of reference. Types इसके inertial frame of reference and non inertial frame of reference. Inertial frame of reference क्या है? Inertial frame of reference in which Newton's first law of motion is applicable. यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट को तब तक चेंज नहीं करती जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल ना हो, अप्लाई ना हो। तो वो इसे अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले यहां तक नोट करिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए जो आपके बहुत काम आएंगे। हर एक पॉइंट क्लियर होगा आपका, इस चैप्टर का छोटे से छोटा पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि आजकल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक चीज मालूम होनी चाहिए। तो फिजिक्स को रटना नहीं है, ठीक है, सीखना है फिजिक्स को। तो नोट करिए इसको यहां तक। आइए अब देखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन किया था अभी, इससे आगे देखते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किस तरह का वो होगा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यानी जो अनएसिलरेटेड अनएसिलरेटेड फ्रेम्स with respect to earth, अनएसिलरेटेड फ्रेम्स विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के विद रेस्पेक्ट में जो अनएसिलरेटेड जिनमें एसिलरेशन नहीं होगा वो सारे फ्रेम्स किस में आएंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और नॉन इनर्शियल में कौन से आएंगे, एसिलरेटेड, एसिलरेटेड फ्रेम्स with respect to अर्थ, यानी अर्थ के विद रेस्पेक्ट में जिनमें एसिलरेशन होगा, एसिलरेटेड फ्रेम्स होंगे, वो क्या होंगे, वो होंगे नॉन इनर्शियल। ठीक है, दूसरा फ्रेम्स एट रेस्ट, यानी जो फ्रेम पूरी तरह से रेस्ट में होंगे वो भी कैसे होंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फ्रेम्स with uniform motion, वो भी क्या होंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल में फ्रेम्स
with non यूनिफॉर्म मोशन वो क्या होंगे, नॉन इनर्शियल होंगे। ठीक है, एक पॉइंट और है बहुत ही इंपॉर्टेंट, टू अप्लाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन in non-inertial frames, we use concept of pseudo force. तो इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टू अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम वी यूज कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। देखिए अभी जो ज्यादातर टर्म यूज हो रही है इसमें, जो अभी तक मैं पढ़ा रहा हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो आपको सभी जानने को मिलेंगी। जो चैप्टर आएगा हमारा लॉज ऑफ मोशन, उसमें आ जाएंगी। यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनका बताना जरूरी था, इसलिए इनको एक बार बता रहा हूं। आगे जब हम वो पढ़ाएंगे लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला जो चैप्टर है उसमें ये सारी चीजें बहुत डीपली डिफाइन हो जाएंगी। स्यूडो फोर्स क्या होता है ये भी डिफाइन होगा, एक तरह का एपरेंट फोर्स है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, ये सारी चीजें वहां डिफाइन हो जाएंगी। अभी आप नोट करते चलें, ठीक है, नोट करिए यहां तक। तो ये हुआ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी अर्थ एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, या फ्रेम एट रेस्ट, या फ्रेम विद यूनिफॉर्म मोशन। तो ये सब क्या होंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल में एक्सीलरेटेड फ्रेम, यानी जिनमें एक्सीलरेशन होगा विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। फ्रेम विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है यानी चेंज इन वेलोसिटी होगी, तो वहां भी क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वहां भी वो फ्रेम कैसा होगा, नॉन इनर्शियल। और टू अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करने के लिए हम एक टर्म कंसीडर करेंगे, वो होता है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स जो है एक तरह का एपरेंट फोर्स होता है, तो वो आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां तक नोट करिए, ठीक है। एक चीज यहां और बता दूं कि इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। कोई भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। वो तो प्रैक्टिकली पर्पज से हम कंसीडर कर लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसका एक्सीलरेशन नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं। इसके मेन एग्जाम्पल है, जैसे लिफ्ट रेस्ट में है, या लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक समान वेग से ऊपर जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, तो उस केस में हम उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं। तो ठीक है, नोट करिए इसको। तो जो बातें बताई है उसे नोट करते हैं। तो देखिए मैंने बताया, आइडियली नो इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जो आइडियली क्या हो, इनर्शियल हो। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बी कंसीडर्ड एज इनर्शियल। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम उसे इनर्शियल कंसीडर कर लेते हैं। इट्स एक्सीलरेशन इज नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट टू बी ऑब्जर्व, यानी जिस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में उस फ्रेम का जो एक्सीलरेशन होगा वो नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन किसमें होती है, व्हेन द लिफ्ट एट रेस्ट एंड व्हेन द लिफ्ट मूविंग अप एंड डाउन विद
कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, नोट करिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं, जैसे कुछ टर्म इस चैप्टर में डिस्कस हुई, इनर्शिया, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड स्यूडो फोर्स। तो ये सारी चीजें जो हैं हम अभी आगे वाले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा लॉज ऑफ मोशन में, उसमें पढ़ेंगे इनकी डिटेल्ड स्टडी। यहाँ सिर्फ इनका थोड़ा सा यूज हुआ है तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू विच नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता है। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो इसको जो है हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? P इक्वल टू एम बी। पी क्या है? मोमेंटम। m क्या है? मास। v क्या है? वेलोसिटी। तो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो ये है। और स्यूडो फोर्स के बारे में मैंने बताया था, एक एपरेंट फोर्स है जिसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज तो ये हुई। इसके बाद आते हैं हम अपने मेन चैप्टर मोशन पर। अभी तक इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन था, अब आते हैं हम मोशन। तो मोशन बेसिकली दो तरह का होता है। एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? when an object travels a distance, equal distances in equal interval of times। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी जो मोशन होगी वो कहलाती है यूनिफॉर्म मोशन। when an object travels equal distances in equal interval of time, its motion is said to be uniform motion। When an object travel equal distances in equal इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे x डिस्टेंस ये 0 से स्टार्ट हुआ, 4 2 6 3 8 4 10 5। तो देखिए जब स्टार्ट हुआ टाइम 0 था, डिस्टेंस भी 0 थी। एक सेकंड के बाद मान लीजिए डिस्टेंस उसने कवर करी 2 मीटर, दूसरे सेकंड में वो पहुंच गया 4 मीटर। तो टाइम में कितने का डिफरेंस आया? 1 सेकंड का। और डिस्टेंस में कितने का आया? 2 मीटर का। फिर से 3 मिनट में वो 6 मीटर, तो फिर से 1 मिनट में वो कितना और चल गया? 2 मीटर।
फिर से 1 मिनट में वो कितना चल गया, 2 मीटर, फिर से 1 मिनट में वो कितना चल गया, 2 मीटर। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम में 1-1 सेकंड का डिफरेंस है और डिस्टेंसेस में 2-2 मीटर का डिस्टेंस है। तो हर 1 सेकंड में जो डिस्टेंस आ रही है वो 2 मीटर आ रही है। तो इसका मतलब उसकी मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स unequal distances in equal interval of time or equal distances in unequal interval of time। दोनों में से कोई भी हो सकता है, equal distances in unequal interval of time और unequal distances in equal interval of time। तो ये हो जाएगा आपका when an object travel unequal distances in equal interval of time or equal distances in unequal इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए जैसे अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 2 3 4 5, यहां स्टार्टिंग यानी 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर ही चला, फिर ये 5 पे पहुंच गया, फिर ये 8 पे पहुंच गया और यहां ये 10 पे। यानी पहले सेकंड में कितना, 2 मीटर, दूसरे सेकंड में कितना, 1 मीटर, तीसरे सेकंड में 2 मीटर, चौथे सेकंड में 3 मीटर और 5वें सेकंड में फिर से 2 मीटर। तो ये क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है। इसी तरह से मान लो 2 4 6 8 10, फर्स्ट 3 4 6 8, यानी पहले सेकंड में कितना, 2 मीटर, फिर 2 सेकंड में यानी 1 के बाद 3 हुआ तो 2 सेकंड में कितना, फिर से 2 मीटर, फिर 1 सेकंड में कितना, 2 मीटर, फिर 2 सेकंड में 2 मीटर, फिर 2 सेकंड में 2 मीटर। तो ये क्या है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी यहां 1 के बाद 3 आया तो 2 का डिफरेंस, यहां 1 का डिफरेंस, यहां 2 का डिफरेंस, यहां 2 का डिफरेंस। तो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। तो इसकी जो मोशन होगी वो किस तरह की होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या थी कि अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा। और यूनिफॉर्म मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए अब डिफाइन करते हैं हम पोजीशन। पोजीशन से क्या क्या चीज डिफाइन होगी, पोजीशन किससे डिफाइन होगी, या पोजीशन डिफाइन होगी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो इसको जरा समझिए ध्यान से। ये 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। मान लीजिए कोई पर्सन
यहां से यहां तक जाना है उसको, तो वो डिफरेंट वे से जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है। तो डिफरेंट पाथ यूज करके वो बी तक पहुंच सकता है। तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, जिस वे में भी जा रहा है, तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है वो होती है डिस्टेंस। ठीक है। तो ए से बी तक जाने के कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए, 2 पॉइंट के लिए हम कितना इनफाइनाइट वेज से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है। तो यहां समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी 2 पॉइंट के बीच में एक्चुअल पाथ लेंथ जो है वो उसकी डिस्टेंस होगी। तो वो डिफरेंट वेज से निकाली जा सकती है, डिफरेंट वेज हो सकते हैं वही तक पहुंचने के। तो उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो इसलिए डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी। बट व्हेन वी want to calculate displacement is the shortest distance between 2 point। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाली जा सकती है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकाली जा सकती है और स्ट्रेट वे में। तो यानी डायरेक्शन डिनोट होगी, अगर उसे डिस्प्लेसमेंट को हमें निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट में किसकी जरूरत हुई? मैग्नीट्यूड की भी जरूरत हुई और डायरेक्शन की भी जरूरत हुई। तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहां इस चीज को लिखेंगे, एक्चुअल डिस्टेंस में एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स और पाथ लेंथ ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय एन object, no need of direction, so it is scalar quantity। और ए से बी तक जाने के लिए कितने पाथ हो सकते हैं? इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। तो डिस्टेंस इनफाइनाइट वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पॉइंट के बीच में। ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि कोई भी अगर मूविंग बॉडी है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगी, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। वहीं पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ऑफ बॉडी या ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वल टू होगा
इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखिए ये है 2 पॉइंट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गई, इस डायरेक्शन में हो गई। तो इसका डायरेक्शन जो डिनोट करेंगे हम ए से बी की तरफ, और एरो से हम डायरेक्शन डिनोट करते हैं। तो ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है कैन बी 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस क्या थी, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। ये 0 कब होगा कि मान लो कोई व्यक्ति ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ चलना, बी पे पहुंचा और फिर लौटकर ए पर आ गया। जब लौटकर ए पर आ जाएगा तो उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी तो डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन क्या आएगा, 0। तो लौटकर उसी पॉइंट पर आ गया तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस अगर करें तो डिस्टेंस तो चल ही रहा है ना, वो जाने में भी चल रहा है और वापस आने में भी चल रहा है, तो डिस्टेंस डबल हो जाएगी। तो इसलिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं होती मूविंग बॉडी के लिए। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा डिस्प्लेसमेंट, यहां से चला, यहां तक गया और लौट के फिर इस वाले पॉइंट से भी पीछे की साइड, लेफ्ट साइड आ जाए इधर, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पीछे की साइड चला जाएगा। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। नोट करिए इसको। आइए डिस्प्लेसमेंट के बारे में फिर थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में ओरिजिन की पोजीशन को शिफ्ट किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा, इट डज नॉट टेल अस अबाउट द पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट से हम कभी भी नहीं बता सकते कि उसने, ऑब्जेक्ट ने कौन सा पाथ फॉलो किया है। अभी मैंने बताया था डिस्टेंसेस के लिए इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं 2 पॉइंट तक पहुंचने के लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए केवल एक ही होता है, स्ट्रेट पाथ, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है कभी भी हमें नहीं बता सकता, उससे हम कभी नहीं निकाल सकते कि ऑब्जेक्ट ने कौन सा पाथ फॉलो किया है। यूनिट सेम होती है, जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वही डिस्प्लेसमेंट की ही यूनिट होती है। डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इसमें मेजर कर सकते हैं, इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट को भी इनमें हम मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मान लीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी एक ही पाथ फॉलो किया गया है, दोनों के लिए सेम पाथ फॉलो किया गया है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। एक स्ट्रेट पाथ फॉलो किया अगर ऑब्जेक्ट ने दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो जितनी डिस्टेंस उसने कवर करी उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, केवल कब, स्ट्रेट पाथ पे। तो दोनों का रेशो 1 भी आ सकता है। और इसके अलावा कोई भी अलग पाथ चूज किया, स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई अलग पाथ चूज करेगा ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, नोट करिए इसको।
अब देखिए डिफाइन करेंगे हम टर्म्स रिलेटेड टू डिस्टेंस और टर्म्स रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। टर्म्स रिलेटेड टू डिस्टेंस और टर्म्स रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखिए डिस्टेंस से रिलेटेड टर्म होगी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, वहीं इसमें डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट में, तो यहां क्या हो जाएगी वो वेलोसिटी। वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी। स्पीड किससे रिलेटेड टर्म है? डिस्टेंस से। और वेलोसिटी किससे रिलेटेड टर्म है? डिस्प्लेसमेंट से। तो स्पीड जो है किससे आ रही है? डिस्टेंस से। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी किससे आ रही है? डिस्प्लेसमेंट से। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, यानी डिस्टेंस से क्या निकलेगा? स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। जबकि डिस्प्लेसमेंट से क्या निकल के आएगा? डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद एक आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में भी यही सब होंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का रेट चेंज। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वहां एक्सीलरेशन भी क्या होगा? एक्सीलरेशन क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम इनको सभी को डिफाइन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो यहां तक तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड 11th 12th IIT-JEE और फिजिक्स जो है IIT-JEE नीट, इनके लिए आपको डिटेल्ड स्टडी करने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ओके, थैंक यू।